वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज़। यहाँ पे जो है एक सीरीज़ दिया गया है, एक वर्ड बनाया गया है और वर्ड का जो है सीरीज़ बनाया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका नियम क्या है कि जैसे एक वर्ड दिया गया है, एक वर्ड में पहले एक लेटर को पकड़ेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ तो सेकंड में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो थर्ड लेटर से ही देखते हैं। तो तीसरा जो वर्ड है उसका पहला लेटर क्या है, जी है। जी से जो है नेक्स्ट वर्ड का पहला लेटर लेंगे, फिर इससे जो है इधर पहला लेटर लेंगे। जी कितने नंबर पे है अल्फ़ाबेट में, 7 नंबर पे है। ये कितना है, 11 पे है। ये कितना है, 16 पे है। अगर आप देखिएगा तो 7 से 11 जाने में कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, और फिर आगे कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। तो एक सीरीज टाइप का बढ़ रहा है, 4 से 5 हो गया। यानी यहाँ से क्वेश्चन मार्क में जाने में कितना बढ़ेगा, +3 बढ़ेगा। और फिर क्वेश्चन मार्क से इस जो क्वेश्चन मार्क का पहला लेटर से जो है फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर यानी बी तक जाने में कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। ठीक है ना, यानी कि बी से आगे अगर 2 बढ़ाएंगे तो क्या बी के बाद कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क का जो पहला लेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। आंसर में अगर देखिएगा तो इसमें तो ई है इसलिए कैंसिल हो गया, ए वाला भी कैंसिल हो गया। बी और सी में पहला लेटर क्या हो गया, डी हो गया। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। अब नेक्स्ट सेकेंड लेटर का, प्रत्येक वर्ड का सेकेंड लेटर को पकड़ेंगे। ठीक है, इसमें देखिए अब सेकेंड लेटर को जैसे देखेंगे हम तो इसमें क्या है, ओ है। ओ से एस तक गए, फिर एस से कहाँ, एक्स तक गए। ओ का कितना हो गया, 15 नंबर पे ओ है। एस कितना, 19 नंबर पे है। और एक्स कितना है, 24 नंबर पे है। यहाँ भी देखिए सेम रिलेशन है, 4 है +5 है। उसके बाद इसी तरह क्वेश्चन मार्क का जो सेकेंड लेटर होगा, नेक्स्ट वर्ड का सेकेंड लेटर 3 होगा। यहाँ से जो सेकेंड लेटर होगा जे तक +2 होगा। ठीक है, यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इसमें जो वर्ड में है प्रत्येक लेटर नेक्स्ट वर्ड में जो है एक सीरीज वाइज जाएगा। पहला में +2 होगा, फिर +3 होगा, +4 होगा, +5 होगा। ठीक है, तो जे से अगर +2 चले जाएंगे तो जे कितने नंबर पे आता है मेरा, 10 नंबर पे आता है। जे मेरा कितना आता है, 10 नंबर पे आता है। तो 10 से अगर 2 आगे बढ़ गए तो कितना हो जाएगा, 12। और 12 किसका होता है, एल का होता है। तो सेकेंड लेटर जो होगा वो क्या होगा, एल होगा। तो देखिए इसमें बी में क्या है, सेकेंड लेटर एम है, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, एल है। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रत्येक लेटर में जो है 2 का, नेक्स्ट में +3 का, नेक्स्ट में +4 का, नेक्स्ट में +5 का, ऐसे करके अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल करेक्टली रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ये एक क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा हमको फाइंड आउट करना है। तो इसमें लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। लॉजिक क्या है इसमें, देखिए जनरली इस कॉलम में और इस कॉलम में जो है थर्ड कॉलम के कंपैरिजन में क्या है, छोटा नंबर है। तो पहले देखिए अगर यूनिट डिजिट को देखें, अगर तो गुना करते हैं तो 9 7 जा 63 होता है। और यहाँ भी यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। तो एक बार गुना करके ही देख लेते हैं। जब आप 17 और 19 को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 323 आ जाएगा। उसी तरह 23 और 29 को जब गुना कीजिएगा तो 667 आएगा। ठीक है, 23 गुने 29, 667। ठीक है, तो लॉजिक क्या है, पहला नंबर और दूसरे नंबर को जब गुना करेंगे तो थर्ड नंबर आएगा। तो उसी तरह हमको क्या करना है यहाँ पर कि इस 13 और 11 को गुना करना है। ठीक है, 13 और 11 को गुना करने का भी एक नियम है। जब भी 11 से गुना करेंगे किसी भी संख्या को तो पहले और दूसरा को एज इट इज़ लिख देंगे। ये पहला हो गया और तीसरा। अब दोनों को ऐड करके बीच में लिख देंगे। अगर कैरी होगा तो नेक्स्ट नंबर में उसको जोड़ देंगे। तो 3 + 1 4, कितना हो गया, 143। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन का है और इसमें कह रहा है कि P इज़ ग्रेटर देन Q का मतलब क्या है? Q इज़ द सिस्टर ऑफ P, मतलब Q जो है P की बहन है। तो यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि सेकेंड वाला जो है पहला वाला का बहन है, ठीक है। सेकेंड वाला जो है पहला वाला का बहन है। एक तो दो इसमें मेथड होता है, पहला हम ट्री मेथड से देखते हैं, फिर डायरेक्ट जो है एक्सप्रेशन से ही देखेंगे। तो क्या है यहाँ पर कि x इज़ ग्रेटर देन c, तो यहाँ ग्रेटर देन है यानी कि दूसरा वाला पहले वाला का बहन है, यानी c जो है x का क्या हो गया? बहन हो गया। c क्या हो गया? x का क्या हो गया? बहन हो गया, ठीक है। ऐसे करके लिख सकते हैं और बहन के लिए माइनस दे दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पर कि c प्लस टी, ठीक है। यहाँ देखिए p प्लस q का मतलब है q इज़ द फादर ऑफ p, यानी कि दूसरा वाला जो है पहले का फादर है। तो c प्लस टी का मतलब क्या है कि दूसरा वाला पहले वाला का फादर होगा, यानी t जो है c का क्या हो जाएगा? फादर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या दे दिए? t दे दिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है t इज़ इक्वल टू वाई। तो इक्वल टू का मतलब क्या हो गया कि स्पाउस हो गया, दूसरा वाला पहले वाला का स्पाउस हो गया। तो t और y जो है हस्बैंड वाइफ है। तो हस्बैंड वाइफ जब होगा तो यहाँ पता नहीं है t का क्या जेंडर क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर t का जेंडर प्लस ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया था इसके पहले वाला में t जो है c का क्या है? फादर है। तो ये कौन हो जाएगी? मदर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो y हो जाएगा ये कौन हो जाएगा? मदर हो जाएगा। तो मदर में माइनस दे दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए और क्या कह रहा है कि y लेस देन r। तो लेस देन का मतलब क्या है? दूसरा वाला पहले वाला का जो है बेटा है। तो r बेटा हो गया y का, r जो हो गया बेटा हो गया y का। तो ये सभी तो संतान ही है ना, c और x, तो इसी में एक जुड़ के हो गया कौन सा? r, और r बेटा है तो यहाँ प्लस हो गया। उसके बाद क्या है? r इज़ ग्रेटर देन b, मतलब यहाँ ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि सिस्टर है, q इज़ द सिस्टर ऑफ p। तो उसी तरह r ग्रेटर देन b है, मतलब दूसरा वाला पहला वाला सिस्टर है, तो दूसरा कौन है? b है। तो b जो है r का कौन हो जाएगा? बहन हो जाएगा, ठीक है। b r का कौन हो जाएगा? बहन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या दे दिए? ठीक है, b r का बहन हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया? माइनस हो गया। यानी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो हो गया सभी को, जो ये डिपार्टमेंट में है तो ये डिपार्टमेंट वाला क्या हो गया? बहन हो गया, और इसके माता पिता ये कौन हो गए? ये हो गए, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखेंगे हम तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि b जो है x का कौन लगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि b x का जो है कौन लगा, ठीक है। तो b जो है x का कौन लग जाएगा? x का जेंडर अगर पूछेगा तो x में तो कोई जेंडर ही नहीं है, ये भाई है कि बहन है पता ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी जेंडर नहीं है। लेकिन ये कंफर्म है कि b जो है ये बहन ही है, यानी कि b कौन लगा? x का बहन लग जाएगा। तो ये कहाँ पर कौन सा आंसर होगा? ये बहन वाला आंसर होगा, ये वाला कौन सा होगा? बहन होगा। तो ये सिस्टर मतलब क्या हो गया? बहन हो गया, ठीक है। तो पहला वाला जो होगा सही है। तो पहला तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, ये तो ट्री मेथड हो गया। दूसरा इसको कैसे डायरेक्ट एक्सप्रेशन से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए जब भी दूसरा वाला पहले वाला का पूछेगा, जैसे p इज़ ग्रेटर देन q है और यहाँ दूसरा वाला पहला वाला का बहन होगा, तब जो भी एक्सप्रेशन होगा हम उसमें क्या करेंगे? लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, सही है, लेफ़्ट से राइट चलेंगे। लेकिन अगर p ग्रेटर देन q रहता और बोलता कि p इज़ द सिस्टर ऑफ q, पहला वाला दूसरा वाला का सिस्टर है, तो कहाँ से चलते? हम राइट से लेफ़्ट चलते, ठीक है। ये याद रखना है। यहाँ पर चूँकि बोल रहा है कि p ग्रेटर देन q का मतलब कि दूसरा वाला जो है पहला वाला का है, तो हम कहाँ चलेंगे? लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है। बस इसको याद रखिए, फिर एक्सप्रेशन से देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन में क्या दिया गया है, इस एक्सप्रेशन को क्या करते हैं हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये x हो गया, फिर ग्रेटर देन क्या है? c है, प्लस क्या है? t है, उसके बाद क्या है? इक्वल टू y है, फिर उसके बाद क्या है? लेस देन r है, फिर उसके बाद क्या है? ग्रेटर देन b, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे? लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। ये डायरेक्टली यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन का अर्थ क्या है, ठीक है। ये कलर चेंज कर लेते हैं।
देखिए ग्रेटर देन का मतलब यहाँ पर देखिए क्या है, ग्रेटर देन का मतलब क्या हो गया, बहन हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए बहन, क्योंकि ये क्या हो गया, बहन हो गया। उसके बाद प्लस का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पर देखिए प्लस का अर्थ क्या है, पिता हो गया। तो ये कौन हो गया, पिताजी हो गया, ठीक है, ये पिता हो गया। उसके बाद यहाँ क्या, इक्वल टू मतलब क्या हो गया, जीवन साथी हो गया, ठीक है। तो यहाँ जीवन साथी इस तरह करके लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या हो गया, लेस देन हो गया। तो लेस देन का मतलब क्या हो गया, पुत्र हो गया। तो ये वाला क्या हो गया, पुत्र हो गया। उसके बाद क्या है कि फिर ग्रेटर देन का अर्थ क्या हो गया, फिर बहन हो गया, ठीक है। बहन को ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखिए आपको कैसे चलना है, इस तरह से चलना है, लेफ्ट टू राइट चलना है, क्योंकि दूसरा वाला पहले वाला का क्या है, रिलेशन है। तो देखिए जब भी आप चलिएगा तो खुद से कंपैरिजन करने के लिए जिधर से स्टार्ट होगा उधर खुद को रखिए। मान लीजिए एक्स के जगह में हम हैं, तो कैसे बोलेंगे, ये मेरा कौन हो गया, बहन हो गया। बहन का पिता मेरा कौन हो गया, बहन का पिता मेरा कौन हो गया, पिताजी हो गया। पिताजी का जो जीवन साथी हो गया वो मेरी कौन हो गई, माँ हो गई। माँ का बेटा मेरा कौन हो गया, माँ का बेटा जो है मेरा कौन हो गया, या तो भाई होगा या हम खुद होंगे। और फिर अगर भाई हुआ या खुद होंगे तो उसका बहन कौन हो जाएगा, मेरा भी बहन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये कौन हो गया, बी कौन हो गया, बहन हो गया, ठीक है। ये बी कौन हो गया, बहन हो गया। तो इस तरह भी चलेंगे तो खुद से अगर करेंगे तो बी बहन हो गया, लेकिन हम कौन है बी का ये नहीं पता, ठीक है, क्योंकि एक्स का जेंडर नहीं दे रहा है, ठीक है। तो बी कौन हो रहा है, बहन हो रहा है। तो बहन तो ऐसे ही डायरेक्ट इसमें भी आंसर मिल जाएगा बहन, ठीक है। इसका दोनों साइड से आंसर होगा, आप जो भी लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्स, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, इस जगह पर क्या होगा। तो ये देखिए चूँकि यहाँ पर क्या है कि लास्ट जो मेरा रो है उसमें बड़ा नंबर है, तो जिधर बड़ा नंबर होगा उसका हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज चलेंगे, ठीक है। हम कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे और लास्ट में इसको लाएंगे। चूँकि यहाँ पर रो में बड़ा नंबर है इसलिए हम कॉलम वाइज इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए सॉल्व करने का नियम क्या है, यहाँ पर कैसे दिया है, 6 दिया है और 3 दिया है, ठीक है। तो देखिए 63 दिया है, तो इसमें क्या करेंगे हम कि पहला वाला का क्या करेंगे, स्क्वायर कर दिए और दूसरा वाला का क्यूब कर दिए। तो 36 हो गया और ये क्या हो गया, फिर 3 का क्यूब 27 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 63 हो गया। इसमें भी देखिए वही काम करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे, इसका क्या करेंगे क्यूब कर देंगे। तो स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया 64 और 5 का क्यूब हो गया 125। तो मेरा कितना हो गया 189, ठीक है। उसी तरह इसका स्क्वायर कर दिए, इसका क्या कर दिए क्यूब कर दिए। तो 7 पर स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया, और 4 पर क्यूब हो कितना हो गया 64 हो गया। तो कितना हो गया 9 4 13, 113 हो गया। समझ में आ गया, ये तो मिल गया। अब देखिए सेम हम क्या करेंगे, इसमें कर देंगे कि 2 पर क्यूब कर दिए, 2 पर स्क्वायर कर दिए प्लस 3 पर क्यूब कर दिए। तो 2 पर स्क्वायर कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 27, 3 पर क्यूब कितना हो गया 27। तो आंसर कितना हो गया 31। तो ये मेरा जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट और आर्गूमेंट का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में दिया है कि शुड हायर एजुकेशन टू अ ग्रेजुएट लेवल बी मेड कंपलसरी इन इंडिया। तो क्या भारत में जो है जो उच्च शिक्षा है उसको ग्रेजुएट लेवल तक कर देना चाहिए, यानी कि अभी जो नौकरी है वो 10th में मिलता है, 12th के बेसिस पर मिलता है। तो सभी कोई को जो है ग्रेजुएट लेवल तक तो पढ़ना ही पढ़ना, ग्रेजुएशन सभी को करना ही करना जो है कंपलसरी क्या कर दिया जाना चाहिए भारत में, यही कहना चाहता है कि सभी जो विद्यार्थी हैं क्या सभी को ग्रेजुएट होना ज़रूरी है क्या। तो इसका कुछ आर्गूमेंट दिया है, आर्गूमेंट सभी लोगों का अपने अपने जगह जो है सही है। तो हम उसी आर्गूमेंट को पकड़ेंगे जो ज़मीनी स्तर पर क्या है वो हकीकत होगा, अपने मन से कुछ भी नहीं सोच लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ दिया गया है, पहला आर्गूमेंट में दिया गया है कि यस हाँ बिल्कुल हायर एजुकेशन को ग्रेजुएट लेवल तक कर देना चाहिए, क्योंकि इट विल क्रिएट अ क्वालिटेटिव इंक्रीज इन एजुकेशन
दैट वुड बेनिफिट द होल कंट्री प्रिपेयरिंग इट फॉर द जॉब ऑफ द फ्यूचर। ये बोल रहा है कि हाँ बिल्कुल से जो हायर एजुकेशन है उसको ग्रेजुएट लेवल तक कंपलसरी कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है क्वालिटेटिव इंक्रीज, ठीक है, गुणात्मक वृद्धि जो होता है एजुकेशन में सभी विद्यार्थियों का वो बढ़ाएगा, जो पूरे कंट्री को फ़ायदा करेगा जो लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर अपना एजुकेशन अगर हम हायर लेवल तक रखेंगे तो जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये जो है पूरे कंट्री को बेनिफिट करेगा। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर 10th कोई किया हुआ है और 12th किया हुआ है, कोई ग्रेजुएट किया हुआ है, तो ग्रेजुएट लोगों को जो है नौकरी मिलने का ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, ज़मीनी स्तर की बात है, इसलिए ये जो है ये स्टेटमेंट से रेलेवेंट है और सही है। दूसरा क्या कह रहा है, और जब भी आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन कीजिए तो एक आर्ग्यूमेंट को पढ़िए, उसको सही गलत करके उसको भूल जाइए और फिर से स्टेटमेंट को पढ़िए और दूसरा आर्ग्यूमेंट पढ़िए। तो यहाँ पर दूसरा आर्ग्यूमेंट में क्या कर रहा है कि नो, बिकॉज इट क्रिएट्स एन अनसस्टेनेबल बर्डन ऑन द ऑलरेडी स्ट्रगलिंग फाइनेंसेस ऑफ द कंट्री। ये क्या कह रहा है कि नहीं, क्योंकि यह पहले से ही देश की संघर्ष वित्तीय स्थिति पर एक अस्थायी बोझ उत्पन्न करेगा। ये देखिए, तो एक अगर ध्यान से बात करेंगे, जैसे देश का जो फाइनेंस है, देश का जो वित्तीय स्थिति है, उसमें लोगों का जो है बहुत ज़्यादा भागीदारी होता है। ठीक है, लोग कहीं कहीं पर टैक्स पे करते हैं तो उससे वित्तीय स्थिति कम ज़्यादा होता है, पर कैपिटा इनकम होता है तो उससे भी देश की वित्तीय स्थिति सुधरता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का अगर स्थिति सुधरेगा तो देश का भी स्थिति सुधरेगा। तो मान लीजिए कि जैसे किसी को अभी 10th कर रहा है, ठीक है, कोई 12th पर नौकरी मिल रहा है और कोई ग्रेजुएशन लेवल है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई तो 10th पास कर गया और उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उसको नौकरी तो मिलेगा ही नहीं या कहीं भी काम मिलेगा नहीं, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल होना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये तो गरीब का गरीब, यानी कि ये तो कहीं पर इसको काम नहीं मिलेगा, तो इसकी तो आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई, क्योंकि इसको जो है कहीं पर काम मिलने के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और ये इतना अफोर्ड नहीं करता है कि ये ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर सके, तो इसको तो कहीं काम नहीं मिलेगा, तो इसकी तो आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई ना। तो एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अगर ख़राब हो जाता है तो पूरे देश का कहीं ना कहीं जो है नुकसान होता है। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास जो है सही साधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये यही कहना चाह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अनसस्टेनेबल बर्डन जो है ऑलरेडी स्ट्रगलिंग फाइनेंसेस ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये वाला भी आर्गूमेंट अपना जगह में क्या है, सही है। तो दोनों आर्गूमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है, रैंकिंग का है और यहाँ कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ 5 स्विमर्स जैक, कोल, एलन, एमा एंड बैनी आर कंपेयर्ड, स्पीड ऑफ कोल इज़ मोर देन 3 स्विमर्स। तो कोल का जो है, देखिए ये कोल है और 3 स्विमर से ज़्यादा है। यहाँ 5 स्विमर है, यहाँ 3 स्विमर होगा, यानी कि यहाँ पर 3 बन गया। ठीक है, 3 स्विमर होगा, यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, तो कोल का जो है 3 स्विमर से ज़्यादा हो गया, तो ये हम बना दिए। उसके बाद क्या कर रहा है, एलन इज़ नॉट द स्लोएस्ट, यानी एलन जो है अंतिम पे नहीं होगा। इसको याद रखिए कि एलन जो है यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अंतिम पे एलन नहीं होगा। स्पीड ऑफ एमा इज़ लेस देन कोल बट मोर देन वैनी एंड एलन। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एमा का जो है स्पीड कोल से ज़्यादा है, तो यहाँ कोल से जब ज़्यादा होगा तो एमा यहाँ पर होगा। लेकिन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है लेकिन में, कि मोर देन बैनी एंड एलन, यानी कि 2 स्टेटमेंट है। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है क्या है कि एमा का जो है स्पीड क्या है, कोल से कम है। ठीक है, एमा का स्पीड क्या है, एमा का स्पीड कोल से कम है, तो एमा तो यहाँ नहीं ना होगा, एमा जो है इधर कहीं भी होगा। ठीक है, एमा जरूरी नहीं है कि यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो इधर कहीं भी एमा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर और एक स्टेटमेंट दिया है कि बट मोर देन बैनी एंड एलन,
एमा का जो स्पीड है कोल से कम है, लेकिन बेनी और एलन से क्या है, ज़्यादा है। यानी कि देखिए बेनी और एलन से ज़्यादा है, ठीक है। कोल से कम है, यानी कोल से जब कम होगा तो एलन यहाँ देंगे, एलन लास्ट में नहीं होगा तो एलन यहाँ दिए, अब बेनी यहाँ दिए। अब इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़िए कि स्पीड ऑफ एमा इज़ लेस देन कोल। देखिए स्पीड ऑफ एमा लेस देन कोल है, ठीक है, कोल से पीछे है, लेकिन बेनी और एलन से ज़्यादा है। ये देखिए एमा जो है बेनी और एलन से क्या हो गया, आगे हो गया। ये समझ में आ गया। फिर आगे देखिए क्या है, हु अमोंग द फॉलोइंग इज़ द थर्ड स्लोएस्ट स्विमर। यहाँ पर 4 तो बैठ चुका, 5 लोग हैं, तो यहाँ पर एक किसको बैठा देंगे, जैक को बैठा देंगे, तो ये मेरा बन गया। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु अमोंग द फ्लोइंग थर्ड स्लोएस्ट। स्लोएस्ट पूछ रहा है तो छोटा तरफ से घटते क्रम से जाएंगे। ये देखिए घटते से बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे, तो ये वाला एमा जो है थर्ड स्लोएस्ट होगा। तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चन इसमें पूछता कि सबसे ज़्यादा पिकअप किसका है, सबसे ज़्यादा पिकअप किसका है, जैक का है। पूछता कि सबसे कम किसका है, ये इसका है, बेनी का है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। अगर किसी तरह का डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।